Hello students, welcome to EduHub. Life. Oh shit. आज का चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. उस चैप्टर को आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे बहुत मस्ती से, बहुत अच्छे से. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. कोई बात नहीं, बढ़िया है. और बताओ कैसे हो? कल से आपका एग्जाम बूस्टर स्टार्ट हो रहा है, राइट? जल्दी स्टार्ट किया करो. 6-2 को तो स्टार्ट किया, और कितना? सर आज प्लीज लिख करके बताओ, जरूर जरूर. ब्लैक डे. ऑन टाइम. बढ़िया है, बढ़िया. बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया. प्लीज सेट द कैमरा. कैमरा तो सेट है. ओके. हाँ, मैं चैट सी देख रहा हूँ. ओके. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. आपका चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. और 1 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ 1 सेकंड. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू हैप. मैं हूँ शुभम गुप्ता और आज हम जूनियंस ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, एक और बहुत कमाल का चैप्टर है जिसे समझने जा रहे हैं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अवनी, ऋतु, केशव, मनु, सबको गुड इवनिंग. ठीक है. हैव एनीबॉडी नोटिस दैट सर हंसते हुए गए? बिल्कुल बिल्कुल. और उत्सव की तैयारी की जाए. शुभम सर जल्दी आ गए. उत्सव की तैयारी की जाए. शुभम सर कभी कभी लेट आते हैं पर लेट छोड़ते भी हैं. ठीक है. एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया जा रहा है आज. इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर है. और चलिए आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं. ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर जो है वैश्वीकरण के बारे में, यानी कि पूरा विश्व जो है. देखिए, आपके देश की विचारधारा हमेशा से यही है कि पूरा विश्व एक कुटुंब है. हम हमेशा से ऐसा मानते आए हैं कि ये जो पूरा समाज है, ये जो पूरी मानव संस्कृति है, कि भारत ने आज भी हजारों सालों के बाद भी इतने आक्रमण करता आए, अंग्रेज आए गए, पर अपनी धरोहर को बचाए रखा है. अगर आपको वाकई भारत की संस्कृति देखनी है, वाकई भारत की महानता देखनी है, उसका आर्किटेक्चर देखना है, तो आप ग्रीस में देखिए. मजाक नहीं कर रहा, सच में. ग्रीस में देखिए, इंडोनेशिया में देखिए, साउथ इंडिया में देखिए, है ना. इवन आपको इटली में, या फिर आपके फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया. तो एक टाइम पे सिविलाइजेशन की बात नहीं हो रही. देखो, वो मूर्ख है जो आपसे कहता है कि सिविलाइजेशन मतलब एक जैसे लोग. नहीं. सिविलाइजेशन बेसिकली यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है कि या ग्लोबल फैमिली, कि आपके परिवार का दायरा अभी क्या है, कि मतलब आप हैं, आपकी माता जी हैं, आपके पिताजी हैं, आपके भाई बहन कोई होंगे. तो ये आपके परिवार का बहुत छोटा सा दायरा है. कोई अगर जॉइंट फैमिली में रहता है तो आपके चाचा चाची, दादा दादी ये आएंगे. पर जब इस दायरे को बहुत बड़ा किया जाता है कि अब ना सिर्फ एक देश, ना सिर्फ एक महाद्वीप, नॉट जस्ट अ कंट्री, नॉट जस्ट अ कॉन्टिनेंट, but the entire world comes together, or at least most of the world come together. ठीक है. तो उसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. ऑडियो ऑडियो कंफर्मेशन दे दो एक बार. ऑडियो वीडियो कंफर्मेशन. कोई एरर है क्या? वॉइस इज परफेक्ट. ठीक है. देखो, मुझे लग नहीं रहा है माइक की प्रॉब्लम होनी चाहिए. बट एक बार और बाकी लोग जो ज्वाइंट है वो भी कंफर्म करते. अभय, अभय को प्रॉब्लम है. मनु को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आकाश को प्रॉब्लम है. अमृत को प्रॉब्लम नहीं है. सुब्रमण्यम को प्रॉब्लम नहीं है. एक्वा को नहीं है. मनु को नहीं है.
ठीक है, आई गेस आपके डिवाइस का भी कोई इशू हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल ओके। निधि, एंजेलिना, हेलो अंशुल। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो ग्लोबलाइजेशन यानी कि ये चैप्टर इसी बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबलाइजेशन यानी कि अपने परिवार का दायरा बड़ा करना, ठीक है ना। उसी तरीके से आप ये समझ के चलिए कि ग्लोबलाइजेशन जब हम हमारे गेट्स खोल देते हैं दुनिया भर की कंपनी के लिए। अरे आज अगर जैसे आप गूगल चला रहे हो, तो गूगल इंडिया में क्यों काम कर पा रहा है? क्या गूगल एक इंडियन कंपनी है? नहीं, है ना। आपको कुछ भी सर्च करना है या आप यूट्यूब यूज करते हो, यूट्यूब भी गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। तो आप जब ये सारी चीजें देख रहे हो, या जो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, सब कनेक्टेड है। तो इन कंपनीज को भारत में आने का मौका दिया गया। इन कंपनीज को ये भी मौका दिया गया कि इंडिया में बिजनेस कर सके। ये तो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। हार्डवेयर कंपनीज में भी बहुत कुछ हुआ है। अरे जैसे कि आपकी जो कल को अगर टेस्ला आता है इंडियन मार्केट में, या फिर hyundai हो गया, होंडा हो गया, फोक्सवैगन हो गया, या फिर आपका एप्पल हो गया, है ना। ये सारी कही, जैसे कार्ल ज़ाइस हो गया, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये विदेशी कंपनीज हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर के देशों में इनके ब्रांचेस है। उसी तरीके से कुछ इंडियन कंपनीज भी है, थोड़ी कम है, पर कुछ इंडियन कंपनीज भी है जो दुनिया भर के देशों में है, ठीक है ना। जहां तक रही, जैसा आकाश कह रहे हैं, सर चाइना में ऐसे कोई एप्स नहीं है। देखो, चाइना एक अलग ही पॉलिसी फॉलो करता है। चाइना बेसिकली, मतलब वो एक है ना कि कट्टरवादी देशभक्ति अगर आपको किसी देश में देखनी है, जो पहले सोवियत संघ में होती थी, अब वो चाइना में हो रही है, ठीक है। एनीवे स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आप ये बात समझ के चलो कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ टाइम तक तो ऐसा था कि सिर्फ इंडियन कंपनीज थी। अरे आज कोका कोला सॉफ्टवेयर कंपनी में एक जाइंट बना हुआ है। चाहे आप कोका कोला देख लो, चाहे आप स्प्राइट देख लो, चाहे आप थम्स अप देख लो, चाहे आप फैंटा देख लो, सब कोका कोला के ही है, ठीक है। तो ये जाइंट बना, एक टाइम पे पार्ले था, इंडियन कंपनीज थी, पर इन सबको हटा करके कोका कोला ने जो एम्पायर खड़ा किया है, ये क्यों हो पाया? क्योंकि ये विदेशी प्लेयर्स इंडिया में आए, इन्होंने शायद बेटर क्वालिटी दी कम दामों में, और इस वजह से ही सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। सो अगर इस चैप्टर का बेस आपको बताया जाए, तो दिस चैप्टर डजंट सेज कि ग्लोबलाइजेशन इज गुड और इट इज बैड। दिस चैप्टर जस्ट टॉक्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन। और जब भारत में पहली बार वैश्वीकरण हुआ, जब पहली बार भारत के अंदर दूसरे देशों की कंपनियों ने निवेश किया, इन्वेस्ट किया, तो भारत में क्या क्या हुआ और भारत ने किस तरीके से इसको देखा। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था पे। अरे इकोनॉमी मतलब क्या? अर्थव्यवस्था यानी कि क्या? पैसा। इंडिया का जो रेवेन्यू था, अरे इंडिया क्यों मजबूर हुआ? अब मेरे को आप कहोगे कि नहीं सर, हमको गूगल की जरूरत थी। अरे अगर हमारे देश में खुद को इतना अच्छा सॉफ्टवेयर जाइंट हो जो गूगल जैसी या गूगल से अच्छी सर्विस दे सके, तो हम क्यों नहीं ले? प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी देश को शौक नहीं है कि कोई दूसरे देश की कंपनी को अपने देश में बुलाए, उनको पैसा कमवाए, प्रॉफिट कमवाए और अपने देश के ग्राहक दे। नहीं, कोई भी देश ये नहीं चाहता कि कोई दूसरे देश की कंपनी आके मेरे देश के कंज्यूमर्स को ले, या मेरे देश से पैसा लेकर के बाहर अपने देश में लेके जाए। पर मजबूरी होती है। इंडिया की क्या मजबूरी थी? इंडिया के पास आमदनी नहीं थी, है ना, मार्केट छोटा था। तो इसलिए इंडिया ने एक टाइम पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया फॉरेन कंपनीज को आजादी के कुछ साल बाद कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी थी, ठीक है, कि आप जो है अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपना सबसे पहला प्रोडक्ट, है ना, किसी इंडियन कंपनी के साथ बनाना पड़ेगा। तो जैसे आपने मारुति सुजुकी देखा होगा, वो एक इंडियन कंपनी है मारुति, और सुजुकी एक जापानीज कंपनी है। आपने स्वराज माजडा देखा होगा, है ना। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे, ठीक है। अशोक लेलैंड देखा होगा आपने, उसकी भी गाड़ियां होंगी, ठीक है। सो एनीवे स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? मैंने आपको बताया, वैश्वीकरण, या बेसिकली ओपनिंग योर गेटवेज, या ओपनिंग योर डोमेस्टिक पॉलिसीज, योर मार्केट, सिंपल, ओपनिंग योर डोमेस्टिक मार्केट फॉर द इंटरनेशनल कंट्रीज। अपने देश का मार्केट खोलना विदेशियों के लिए, यही जो है एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन है। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज, लार्ज कंपनीज which are now called multinational। ये चैप्टर में ना कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो कीवर्ड्स जो है, क्या हो रहा है यहाँ पे, वो जो कीवर्ड्स हैं
उनकी भी अपनी प्रॉब्लम होती है, क्या ही बताऊं मैं इसमें अब आपको। यस, एक तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके ब्रांचेस जो हैं, ठीक है, इन मल्टीपल नेशंस हो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके ब्रांचेस एक से ज्यादा देशों में हो, मल्टीपल नेशंस में हो, उसको हम एक मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। एंड एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन मोर देन वन नेशन, वही कहा गया है बेसिकली। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिसमें, है ना, कि जिसमें कोई भी, जिसमें कंपनी का ब्रांच जो है इन मल्टीपल नेशंस, मल्टीनेशनल से मल्टीपल नेशन, दैट द कंपनी हैज द ब्रांचेस, या अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इट हैज इट्स फ्रेंचाइजेस इन मल्टीपल नेशंस, तो वो जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, ठीक है। Interlinking productions across countries, the money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment. And देखो ये चैप्टर ना बहुत बेसिक है, ठीक है, बहुत बेसिक चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया मल्टीनेशनल कंपनी, या इसी को हम मल्टीनेशनल कोऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये बेसिक सी चीज है जो मैंने आपको बता दिया कि मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है, या मल्टीनेशनल कोऑपरेशन क्या होता है ना। मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि क्या, मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कोऑपरेशन यानी कि कोई भी वो कोऑपरेशन या कोई भी वो कंपनी जिसके ब्रांचेस मल्टीपल नेशंस में हो, विद इन द सेम कॉन्टिनेंट और अक्रॉस सेवरल कॉन्टिनेंट्स, कैसे भी लिखो, ठीक है, सब जो है सही है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, यहाँ कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं हो रही है। सोशल साइंस में कई मर्तबा ऐसा होता है ना कि सिंपल चीजों को इस तरीके से लिखा जाता है कि देख करके लगता है कि भाई बहुत बड़ा पता नहीं क्या ही लिखा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली आपसे यही बात की जा रही है कि आपने ग्लोबलाइजेशन किया, आपने अपने देश के मार्केट के द्वार दरवाजे खोल दिए कि जो भी कंपनी विश्व में जहां भी है, अगर वो भारत में आके बिजनेस करना चाहती है, अगर जब पहली बार मैकडॉनल्ड्स ने अपनी दुकान, सबसे पहली दुकान भारत में खोली होगी, है ना, तो इस ये तो क्या हुआ, भारत ने अपने डोर्स खोले होंगे कि हम अलाउ करते हैं। भाई अगर कोई देश चाह दे कि मुझे मेरे देश के अंदर कोई विदेशी कंपनी नहीं चाहिए, जैसे चाइना, चाइना में गूगल नहीं है, चाइना में फेसबुक भी नहीं है, चाइना में ट्विटर भी नहीं है ना, तो अगर कोई देश चाह दे कि मुझे मेरे देश के अंदर कोई इंटरनेशनल बड़ा प्लेयर नहीं चाहिए, तो फिर वो देश कोई भी कंट्री कंपनी जबरदस्ती नहीं जा सकती। इंडिया ने चाहा, इंडिया ने अपने गेट्स खोल दिए। अब आपको ये बताया जाता है कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर में ना, इस चैप्टर के अगर आप टाइटल को देखोगे तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन, हटा दो, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी, इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी, ये जो दो टर्म्स है इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि अपने डोमेस्टिक मार्केट के गेट्स खोल देना पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। और इकोनॉमी यानी कि क्या, इकोनॉमी यानी कि बेसिकली आपके देश के पास पैसा कितना है, या इन टर्म्स ऑफ कि आपकी देश की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। इकोनॉमी के बहुत सारे डेफिनेशंस आपको अलग अलग बुक में, अलग अलग वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, पर इकोनॉमी का एकदम बेसिक, एकदम लेमैन टर्म्स में इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि आपके देश के पास पैसा कितना है, और हर देश को पैसा तो चाहिए ही सड़क बनवाने के लिए, विकास करने के लिए। तो ये पैसा कैसे आता है ग्लोबलाइजेशन से, कैसे ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी यानी कि पैसे से जुड़ा है। तो ये चैप्टर शुरू में ही आपको बताता है कि ग्लोबलाइजेशन पैसे से इसीलिए जुड़ा है क्योंकि विदेशी कंपनी आई तो उसने आपके देश में पैसा इन्वेस्ट किया। अरे मानो मैकडॉनल्ड्स जब पहली बार आया होगा, उसने पहला अपना होटल या रेस्टोरेंट खोला होगा, अपना पहला आउटलेट खोला होगा इंडिया में, तो उसने क्या किया, जो इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट दी होगी। अरे अमेरिका वाले थोड़ी इंडिया में बर्गर बेच सकते हैं, उनको तो वक्त समझ ही नहीं आएगा इंडियन क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे, है ना। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया, साथ ही साथ उन्होंने एक जगह खरीदी होगी, है ना, किसी बिल्डर से खरीदी होगी, या फिर उन्होंने कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा होगा जिसके ऊपर वो अपना आउटलेट या अपना एक छोटा सा होटल खोलेंगे। तो जमीन का टुकड़ा जिस बंदे से खरीदा उसको पैसा दिया होगा, है ना, जिससे वो जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, कोई इंडियन कंपनी होगी कि मेरे को यहाँ होटल बना के दो, अमेरिका से तो क्रेन बुलडोजर लेके नहीं आएंगे, इंडियन सामान होगा, तो उस कंपनी को पैसा जाएगा। सो बेसिकली
ग्लोबलाइजेशन ऑलवेज कम्स विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, ये बात बहुत सीधी सी है कि ग्लोबलाइजेशन हमेशा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ आता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल इसका एजेंडा ही यही है, या इसका पर्सपेक्टिव ही यही है कि अपने देश के गेट्स खोल दो दुनिया भर के लिए, है ना। और दुनिया भर के अगर देश आएंगे, अगर इंडस्ट्रीज या कंपनीज आएंगी तो इन्वेस्ट करेंगी हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked. ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए। इंटरलिंकिंग यानी कि देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये बात शायद दूसरी बार कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझे। वो बात क्या है? वो बात बेसिकली यही है कि बहुत सिंपल चीजें हैं इस चैप्टर में। जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने पूछा है शायद चैट बॉक्स में कि सर आप ये चैप्टर अपने नॉर्मल टीचिंग स्टाइल की तरह चैप्टर पीडीएफ से क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो वो इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है और इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप कभी अपने ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, अपने इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर खोल के रीड करेंगे ना, तो आपको लगेगा ये कोई शायद ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन है ना, कि जिसमें बहुत फ्लारी लैंग्वेज यूज की गई है और पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट यहाँ प्रेजेंटेशन में चैप्टर पीडीएफ का एग्जाम बूस्टर में एक बार इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वहां मेरा प्लान है कि एग्जाम बूस्टर में जिन जिन चैप्टर्स की मैं रिवीजन कराऊंगा, अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिलाना, तो उन्हीं चैप्टर, उन सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। तो एनीवे स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये चैप्टर में मेन बात देखो, ये चैप्टर ग्लोबलाइजेशन की बात करता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? अपने डोमेस्टिक मार्केट को इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए या इंटरनेशनल कंपनीज के लिए ओपन कर देना, उनको एक्सेस दे देना, उनको अलाउ कर देना, या तुमको जो से लिखना है सही, तुम्हें जो सही लगे वो लिखो, पर कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट यही है कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ओपनिंग योर डोमेस्टिक मार्केट फॉर द इंटरनेशनल कंपनीज और द इंटरनेशनल प्लेयर्स, ठीक है ना। ये ग्लोबलाइजेशन है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है? व्हाट इज द इमीडिएट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इट इज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अरे व्हेन कंपनीज कम टू अ पर्टिकुलर नेशन, दे विल बाय द लैंड, they will build a thing, they will build a property, they will build a outlet, they will build a shop. अरे केले की रेडी भी लगाएगा ना ठेला, तो उसको भी ठेला कहीं से खरीदेगा। तो जब कोई भी देश या कोई भी देश की कंपनी भारत में आती है तो इन्वेस्टमेंट इज इनएविटेबल, वो होकर ही रहेगा। सो व्हाट इज द इमीडिएट कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या व्हाट फॉलोज ग्लोबलाइजेशन ऑन एन इमीडिएट बेसिस? इट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है होता ही है। और साथ ही साथ यहाँ इंटरलिंकिंग की क्या बात हो रही है? मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या होता है? फॉर एग्जांपल जो है टाटा, इंडियन कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। टाटा के ब्रांचेस इंडिया में भी है, टाटा के ब्रांचेस इंटरनेशनल कंपनीज में यूरोप में भी है। तो ये टाटा टाटा इंडिया में भी टाटा, यूरोप में भी टाटा, एशिया में भी टाटा, यूरोप में भी टाटा, तो ये इंटरलिंकिंग है। यानी कि ये इंटरलिंक्स कौन बना सकता है? मल्टीनेशनल कंपनीज। ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है वो भी हमने देखा। द कंपनीज विच हैव देयर आउटलेट्स, या जैसे लिखना है विच हैव देयर ब्रांचेस, द कंपनीज हु हैव देयर ब्रांचेस इन मल्टीपल कंट्रीज, उन्हीं को हम मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। तो आप ये बात समझ करके चलो स्टूडेंट्स कि जब हम टाटा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अमूल भी इंडिया के बाहर बिजनेस करता है, अगर आपको नहीं पता, दूसरे नाम से। पर कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर हम टाटा की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिंक बन गया, है ना, उसी को इंटरलिंकिंग कहा गया है। कि यूरोप तो एक यूरोप में बहुत सारे देश है, मानो जर्मनी, जर्मनी अलग ही देश है, इंडिया अलग ही देश है, बहुत दूर है, पर इनके बीच में कॉमन कनेक्शन क्या है कि जर्मनी में भी टाटा का हेडक्वार्टर है, इंडिया में भी टाटा का हेडक्वार्टर है। सो ये इंटरलिंकिंग कौन करता है? ये मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं, ठीक है। There are a variety of ways as mentioned below in which MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये चैप्टर कोई छोटी छोटी चीजों की बात कर रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे वो सीधी नाक कभी नहीं पकड़ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एमएनसी स्प्रेड हुई है, सीधी सी बात है। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, नाम से ही पता चलता है कि ये कंपनी किसी एक देश में सीमित रहने वाली नहीं है। ये कंपनी जो है दे विल हैव देयर ब्रांचेस इन मल्टीपल नेशंस, और ये एक्सपैंड करती जाती है।
कि मैकडॉनल्ड्स ने जब पहला अपना आउटलेट इंडिया में खुला होगा तो क्या वहीं पर रुक गए? नहीं, आज देखिए हर एक बड़े शहर, हो सकता है आपके शहर में भी या आपके शहर के आसपास उनका एक आउटलेट हो। तो सोचो अगर आपके शहर के पास या आपके घर के पास उनका आउटलेट है तो पूरे भारत में कितने सारे आउटलेट्स होंगे उनके, कितने सारे लोगों को वो अकेली कंपनी रोजगार दे रही होगी। वो कंपनी बंद तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, मतलब दूसरी अपॉर्चुनिटी सबको ढूंढनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश कीजिए कि एमएनसी स्प्रेड होती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कल को आप भी अगर धंधा बनाएंगे ना, आप भी अगर बिजनेस करेंगे तो आप भी ये सोचेंगे बिजनेस एक्सपैंड हो। आज मैं जर्मनी में हूं, जैसे टाटा मानो आज जर्मनी में है, वो सोचेगा मैं यूके में भी जाता हूं, और वो भी यूरोप में है, या जर्मनी के पड़ोस में पोलैंड में भी जाता हूं, ऑस्ट्रिया में भी जाता हूं। सो मल्टीनेशनल कंपनीज हमेशा अपने आप को एक्सपैंड करती है, चाहे सेम कंट्री में करे या चाहे डिफरेंट कंट्रीज में करे। सो मल्टीनेशनल कंपनीज हमेशा एक्सपैंड करती है या अपने आप को स्प्रेड करती है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये कि लोकल प्रोड्यूसर्स इन वेरियस कंट्रीज इंटरैक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर्स। आप ये बात समझ के चलो, अब जैसे मैकडॉनल्ड्स इंडिया में बिजनेस कर रही है तो उसे जो आलू चाहिए वो मैकडॉनल्ड्स एज एन अमेरिकन कंपनी वो अमेरिका से तो इंपोर्ट करेंगे नहीं। इंडिया के जो प्रोड्यूसर उनको सस्ते में काम करना है ना, अभी अमेरिका से इंपोर्ट कराएंगे आलू और फिर बेचेंगे, उसका बर्गर बना के बहुत महंगा लगेगा। तो वो इंडिया से क्या करेंगे, इंडिया की किसी कंपनी को पैकेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि हमारे बर्गर के डब्बे आप बनाइए। साथ ही साथ वो ये भी कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि अपने फ्रेंच फ्राइज के लिए या अपने बर्गर्स के लिए इंडिया के आलू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लेस करता है, इंडियन पोटैटोस का इस्तेमाल करेंगे अपने चिप्स या वेफर्स को बनाने के लिए। सॉरी। तो यहाँ पे बात इसी चीज की हो रही है कि ये हमेशा लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब सर क्या मुझे ये सब याद रखना है? नहीं, समझो। बेसिकली देखो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। इफेक्ट्स क्या है, या ग्लोबलाइजेशन की या वैश्वीकरण का परिणाम क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या है। तो अब यही सबसे पहले देखो, जब कोई भी क्वेश्चन आए ना, चाहे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, या व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या जो क्वेश्चन मैंने आपको गेस कराया था और जो हुबहू आपके सैंपल पेपर में भी आया था, हाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्डेड इन सिटीज एंड टाउन्स। तो जब कोई भी क्वेश्चन आए ना कि इसका इफेक्ट यहां कैसे हुआ या इसका ओवरऑल इफेक्ट कैसे हुआ, तो पहला पॉइंट में उस चीज को एक्सप्लेन करो। अरे कॉपी भरनी है कि नहीं, पहले उस चीज को एक्सप्लेन करो, उसके बाद इफेक्ट लिखो। तो अगर क्वेश्चन ये आता है हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्डेड इन सिटीज एंड टाउन्स, तो पहले मन करे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में दो लाइनें लिख दो, उसके बाद स्टार्ट करो। जैसे इस केस में है ना, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज इट्स इफेक्ट्स, या व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पहले लिख दो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ओपनिंग योर डोमेस्टिक मार्केट फॉर द इंटरनेशनल कंपनीज और फॉर द इंटरनेशनल प्लेयर्स, ठीक है। ये जो है ये किसका है ये ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिख दी आपने। उसके बाद आप नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, सेकंड नंबर पे आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि दी इनएविटेबल या जो इमीडिएट इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अरे आप कंपनी छोड़ो, कोई टूरिस्ट भी किसी देश में जाता है ना तो किसी होटल में रुकेगा, वो होटल उस देश का है, वहां इन्वेस्टमेंट मतलब क्या। आप पता है कॉमर्स फील्ड से बात करोगे या बैंकिंग में जाओगे, बैंक में जाओगे, या आपका कोई दोस्त है जो ज्यादा पढ़ा लिखा होने का ढोंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, अरे इन्वेस्टमेंट ये बहुत अच्छा टर्म है, पर इसके कोर में क्या है, व्हाट इज द कोर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट डज इन्वेस्टमेंट मीन। इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है, चाहे आप टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो या कैपिटल या मनी इन्वेस्टमेंट की बात करो, इन्वेस्टमेंट यानी कि देना, है ना। अरे अब जैसे मैं यहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है सिंपल हिंदी में, कि मैं अपना टाइम दे रहा हूं आपको, है ना। उसी तरीके से जब कोई, अरे कंपनी छोड़ो, कोई टूरिस्ट भी आएगा तो क्या देगा, पैसा देगा होटल वाले को। वो क्या देगा, पॉपुलैरिटी देगा आपके कंट्री को, क्या, फोटो खींच करके अपने स्नैपचैट में अपने सोशल मीडिया पर डालेगा तो आपकी कंट्री को पॉपुलैरिटी देगा। तो कुछ दे ही रहा है वो, भले इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ टाइम या इन टर्म्स ऑफ मनी। तो पहले आप मनी को टारगेट करना, व्हाट इज द इमीडिएट कॉस्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन का कॉज ही है कि मल्टीनेशनल कंपनीज खुलेंगी, बिकॉज विदाउट ग्लोबलाइजेशन मल्टीनेशनल कोऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर आप अपने देश में किसी कंपनी को नहीं आने दोगे तो कोई देश आपकी कंपनी को भी अपने देश में नहीं आने देगा।
तो मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, द कंपनी ऑफ कोऑपरेशन विच हैव इट्स ब्रांचेस इन मल्टीपल नेशंस, ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है स्टूडेंट्स जब आपका देश ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो। अगर आप दुनिया और समाज से कट करके रहोगे तो समाज भी आपको काट करके रख देगा, अलग रख देगा, है ना। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्यों बनती है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। मानो पूरी दुनिया में कहीं ग्लोबलाइजेशन नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं ग्लोबलाइजेशन नहीं, अमेरिका में सिर्फ अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में सिर्फ इंडियन कंपनी है, जापान कोरिया में सिर्फ जापानीज और कोरियन कंपनी है। तो ग्लोबलाइजेशन कहां रहा? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इज ओपनिंग योर डोमेस्टिक मार्केट फॉर द इंटरनेशनल प्लेयर्स। अब शुभम सर ने ये बोला तो पत्थर की लकीर नहीं है। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब है अपना मार्केट खोल देना, अपने देश में दूसरी कंपनीज को एक्सेस देना कि आप आके हमारे देश में भी बिजनेस कर सकती हैं, है ना। क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे देश में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, आएंगे तो हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा जो है बहुत तेजी से डेवलप होगा, जैसा आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ाया गया है प्रवीण सर के द्वारा, ठीक है। तो वहां आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी कि इंडस्ट्री क्या है। बेसिकली इंडस्ट्री इज द एबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सम रॉ मटेरियल इनटू अ फाइनल गुड। इंडस्ट्री क्या है? वो क्या कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है? नहीं। सच में इंडस्ट्री क्या है? अगर आप वाकई बारीकी से सोचे तो इंडस्ट्री काबिलियत है। सर किस चीज की काबिलियत? कि कोई भी अनप्रोसेस्ड या कोई रॉ मटेरियल दे दूं ना तो उसको एक अच्छे पैकेज करके उससे उस अनप्रोसेस्ड या उस रॉ मटेरियल से एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसने टमाटर दिए, आपके देश में केचप बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप टमाटर दूसरे देश को बेचोगे, दूसरा देश आपको टोमेटो केचप बेचेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, टोमेटो केचप की एक बोतल ले लो और टमाटर ले लो, महंगा क्या? टोमेटो केचप महंगे में बिकता है ना। या फिर आप इंडिया में जैसे लोहा बहुत है भारत की भूमि पे, तो इंडिया आयरन ओर निकाल निकाल के मानो चाइना को बेच रहा है। चाइना हमारा ही लोहा इस्तेमाल करके कोई टैंक बनाएगा, या रशिया या कोई अमेरिका कोई टैंक बनाएगा, टैंक या जहाज हमको बेचेगा, तो जितने में हमने लोहा बेचा उससे 4 गुना 5 गुना दाम में हमको वो बेचा जाएगा। एनीवे इसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा क्योंकि अब हम थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की तरफ कट गए, ठीक है ना। नहीं, रिकॉर्डेड सेशन नहीं है शिवांश, ठीक है। So anyway students, coming back to the topic, तो multinational what are the causes या what is the impact या what are the outcomes of globalization? नंबर 1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर के आता है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्रिएट होती हैं, साथ ही साथ क्या होता है, लोकल प्रोड्यूसर्स को कॉन्टैक्ट मिलता है ना, लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ कंपनीज काम करती हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैकडॉनल्ड्स आएगा तो किसी भारतीय से भारत में जमीन खरीदेगा पहले, तभी तो भारत में खोलना, हवा में थोड़ी खोलेगा, भारत में जमीन तो खरीदनी पड़ेगी। तो लोकल लोगों को फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, लोकल प्रोड्यूसर्स से कॉन्टैक्ट करते हैं। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हो कि इंडियन या लोकल कंपनीज के साथ वो पार्टनरशिप करते हैं। और एग्जाम्पल दे देना, मारुति सुजुकी। सुजुकी एक सक्सेसफुल जापानीज कंपनी है जो जापान में इंडिजिनियसली अपने दम पर कार्स बेचती है ना। इंडिया में वो मारुति के साथ एक इंडियन कंपनी के साथ काम करते हैं। वैसे आपने स्वराज माजदा के बारे में सुना होगा, अशोक लेलैंड के बारे में सुना होगा, है ना। तो ये सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज में ज्यादातर ऐसे एग्जांपल्स आप देखेंगे, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स एक टाइम पे बहुत सारी जगह थे, पर अभी सिमट करके सिर्फ 3-4 कंपनीज में ही रह गए हैं, क्योंकि कई कंपनीज की पार्टनरशिप टूट गई है। पर जैसे मारुति सुजुकी की पार्टनरशिप बहुत पुरानी है इंडिया और जापानीज की, तो टूटी नहीं है, ठीक है ना। तुषार आपका क्वेश्चन आंसर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तुषार पूछ रहे हैं सर ग्लोबलाइजेशन से उस कंट्री का ज्यादा फायदा होता है या फिर मल्टीनेशनल कंपनी का? देखो यहाँ सबका फायदा है, ज्यादा फायदा उस कंट्री का है जिस कंट्री की कंपनी है, क्योंकि उस वो कंट्री एकदम भाई मौज में है। जैसे अमेरिका को सुपर पावर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास मिसाइल है, एटम बॉम्ब है, उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग है, ये बातें सच है। पर इसीलिए भी क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जाइंट्स है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, ये सब अमेरिका से हुए। अरे अमेरिका का सिनेमा, उसकी सिनेमा की भी तूती बोलती है। जैसे इंडिया में, मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत डाइवर्स है। अगर आप साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मराठी फिल्म इंडस्ट्री, इवन जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, अगर आप काफी फिल्म इंडस्ट्रीज इंडिया में है जहाँ पे काफी बेहतरीन फिल्म्स बनती है, ठीक है। लेकिन वो इतना हद तक, इतना अगर कोई बेहतरीन फिल्म है भी तो भी वो काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती ऑन अ ग्लोबल लेवल। पर हॉलीवुड की तो तूती बोलती है, यानी कि अमेरिका इज द डोमिनेंट प्लेयर,
नॉट जस्ट इन मिलिट्री बट इट इज अ डोमिनेंट प्लेयर इवन इन सिंगिंग एंड सिनेमा। तो आप समझ रहे हो, तो फायदा ज्यादा होता है उस कंट्री का जिसकी कंपनी आई, लेकिन आपके देश का भी फायदा है कि आपके देश के लोगों को कंपटीशन मिलता है तो वो भी बेहतर कंटेंट बनाते हैं, है ना। या साथ ही साथ ये है कि आपके देश में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वहां पे भी है, ठीक है। यूवी, ठीक है। बाय सेटिंग पार्टनरशिप विद लोकल कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया पार्टनरशिप लोकल कंपनी से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अशोक लेलैंड, स्वराज मास्टा, या सबसे कॉमन एग्जांपल जो है मारुति सुजुकी, ये भी आप लिख सकते हैं। इस किस चीज की बात हो रही है, इफेक्ट्स या इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, यानी कि लोकल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जैसे लोकल फार्मर को बोल दिया क्या आलू का कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि हमें चिप्स बनाने या बर्गर में यूज करना है। By closely competing with the local companies or buying them up, MNC set up production jointly with local companies। इस पॉइंट को एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन में आपको भिजवा दूंगा कि एक तरीके से वो कंपटीशन देते हैं लोकल कंपनीज को, तो उससे क्या होता है कि बेटर प्रोडक्ट, या आप लिख सकते हो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है ना, वो इम्प्रूव हो जाती है, या प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है क्वालिटी वो बेटर हो जाती है, ठीक है ना। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, और हाँ एक और चीज, by closely competing with the local companies or buying them up, MNCs set up production jointly with local companies which benefits local companies in the following ways। First, MNCs can provide money। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है आपको लिखना चाहिए यहाँ पे। How MNCs या multinational companies are beneficial, how MNCs या multinational companies, हाँ ऑफ कोर्स हीरो होंडा भी अच्छा है, ठीक है, अच्छा एग्जांपल है। हाउ एमएनसीज आर बेनिफिशियल फॉर द लोकल कंपनीज। लोकल कंपनीज के साथ एमएनसीज, लोकल कंपनी की, जैसे कोई इंडियन कंपनी है तो उसके मल्टीनेशनल कंपनी क्यों बेनिफिशियल है, ठीक है। हाँ आप हीरो होंडा भी लिख सकते हैं। मैं देखता हूँ शिवांश आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के लेक्चर 3 की नोट्स, तो यही लिखा है। देखो सबसे पहला तो यही आप लिखोगे कि जैसे कोई लोकल कंपनी है और उसका मल्टीनेशनल कंपनी के साथ टाई अप है, सो मल्टीनेशनल कंपनी कैन इन्वेस्ट, multinational company can invest in the local company और गिव इट मनी, यानी कि आप या तो उस कंपनी को पैसा दो या उसमें इन्वेस्ट करो, है ना। इन्वेस्ट सिर्फ पैसे के मामले में नहीं होता, इन्वेस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जब मारुति सुजुकी ने साथ में काम किया तो मारुति को एक्सपीरियंस तो हुआ, साथ ही साथ सुजुकी की गाड़ियां बनाने में वो भी हेल्प कर रही है, तो सुजुकी किस तरीके से गाड़ी बनाती है, गाड़ी इंजन किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में पता चला, ठीक है। आदित्य पूछ रहे हैं सर हम स्मार्टफोन्स में चाइनीज कंपनीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन सपोर्टिंग माइक्रोमैक्स। चाइनीज कंपनी सस्ते प्रोडक्ट्स देती हैं और एफिशिएंट प्रोडक्ट्स देती हैं, उनका पूरा मार्केट है चीप एंड एफिशिएंसी के ऊपर, कि हम आपको सस्ता प्रोडक्ट देंगे, जो आपको 40,000 में मिल रहा है वो हम कोशिश करेंगे आधे दाम में 20,000 में या 18,000 में आपको दे दे, और उसके बाद हम मार्केट कैप्चर करेंगे। और माइक्रोमैक्स एक टाइम के बाद खुद को अडेप्ट नहीं कर पाया, यानी कि माइक्रोमैक्स जब तक 4G नहीं आया था तब तक माइक्रोमैक्स चल रहा था, पर जैसे 4G लॉन्च हो गया तो माइक्रोमैक्स के पास ये टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि अब 3G फोन हटा करके वो फोन में कौन सा फीचर किस तरीके से डाला जाए कि 4G, अब 4G सिम सपोर्ट किया जाए, है ना। अब मानो 4G सिम निकल चुके हैं तो कोई 3G नेट तो नहीं चलाएगा, 3G नेट तो स्लो चलता है ना। आपको लग रहा होगा सर 3G 4G तो कंपनी की तरफ से है ना, सिम कंपनी की तरफ से, चाहे एयरटेल हो या चाहे जियो हो, नॉट नेसेसरी। ये 3G 4G सिम कंपनी की तरफ से ही होता है,
लेकिन फोन आपका डिवाइस भी कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मानो ये जो डिवाइस है, ठीक है, शुभम सर ये जो लेके घूमते हैं, जो 3310 वाला डिवाइस है 3310 मॉडल, इसमें 4G सिम डालोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे कुछ पुराने एंड्रॉइड फोन जो होंगे ना 8-10 साल या 6-7 साल पुराने भी, उसमें 4G सिम नहीं चलेगा। अगर चलेगा, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा, चलेगा, बट नेट 3G में ही चलेगा। 4G इंटरनेट स्पीड या 4G सर्विस आपको नहीं मिलेगी, आपको 3G सर्विस ही मिलेगी। तो एडवेंट ऑफ 4G की वजह से माइक्रोमैक्स बंद हुआ, और माइक्रोमैक्स लोग ज्यादा नहीं खरीदते थे क्योंकि उनको सस्ते में चाहिए था, है ना, और बेटर फीचर्स चाहिए थे, ठीक है ना। एनीवेज मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं आपकी कंपनी में। दूसरा क्या है, ठीक है, ऑफ कोर्स दूसरा जो है ना, वो आपको आपके साथ जब पार्टनरशिप करती है तो आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, साथ ही साथ जो ऊपर मैंने लिखा आपको टेक्नोलॉजी मिलती है ना, और अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है, मुझे तो लग रहा है इसी लेक्चर में खत्म हो जाएगा। Foreign trade and integration of markets. Foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets. Producers can sell their products not only in markets located within the country but can also, देखिए फिर बढ़ा चढ़ा के लिखा है, फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है। टर्म को सुनो और ध्यान से पढ़ो और मेरे को बताओ क्या लगता है तुम्हें फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब होगा, ठीक है। सर आप पहले से चैप्टर पीडीएफ से पढ़ाओ, चैप्टर पीडीएफ से ही, चैप्टर पीडीएफ इसका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। Is China out of globalization? Yeah, to some extent it is. Foreign trade and integration of markets. Foreign trade creates an, देखो foreign trade पहले टर्म पढ़ो और फिर मुझे ईमानदारी से बताओ तुमको क्या लगता है फॉरेन ट्रेड क्या है, ठीक है। Foreign trade creates an opportunity for producers to reach beyond the domestic market. Foreign trade यानी जो ट्रेड वर्ड, फॉरेन तो समझ में आता है इंटरनेशनल, फॉरेन कंट्री, फॉरेन वीजा, फॉरेन ब्रांड, फॉरेन यानी कि आउट ऑफ कंट्री या इंटरनेशनली विदेश की बात हो रही है। ट्रेड यानी कि क्या, व्यापार, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड, ठीक है ना, जैसा गोहान ने कहा फॉरेन ट्रेड से क्या है, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, देखो मार्केट सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। अरे अब मैं कैसे समझाऊं, मानो एप्पल का एक फोन है, उसका प्राइस अगर अमेरिका में बढ़ता है ना तो इंडिया में भी बढ़ता है ना। या जैसे कोई गाड़ी है, जैसे मानो आपने फोक्सवैगन की या मानो बीएमडब्ल्यू की, जापानीज सॉरी जर्मन कंपनी है, फेमस कंपनी, बीएमडब्ल्यू की गाड़ी ली, तो बीएमडब्ल्यू का दाम अगर जर्मनी में बढ़ रहा है या घट रहा है तो इंडिया में भी उसका असर थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो मार्केट्स इंटीग्रेटेड है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज मर्ज्ड है इन टर्म्स ऑफ मार्केट, उसी की यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में, दूसरे की पहले या तीसरे के देश में, तो क्या होता है मार्केट्स भी इंटीग्रेट होते हैं, क्योंकि कंपनी खुद नहीं जाती, मतलब कंपनी जाती है पर अकेली नहीं जाती, कंपनी अपने साथ मार्केट भी लेकर के जाती है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट पे मैं आता हूं आगे, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया जो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स का। फॉरेन ट्रेड समझते हैं, फॉरेन हम जानते हैं, ट्रेड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि देखो डोमेस्टिक मार्केट के बाहर, कि फॉर एग्जांपल एप्पल जो है पहले सिर्फ अमेरिका में बिकता था। डोमेस्टिक वर्ड का मतलब आप समझ गए ना। अरे जैसे जब मैं आपको ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया था ग्लोबलाइजेशन मींस ओपनिंग योर डोमेस्टिक मार्केट फॉर द इंटरनेशनल प्लेयर्स या द इंटरनेशनल कंपनीज। सो डोमेस्टिक यानी कि आपका इंडिजिनस, आपका खुद का मार्केट, आपके देश का मार्केट, है ना। अब आप मानो सब्जी लेके जाओगे इंडिया में ही बेचोगे, मार्केट यानी कि आपकी कंट्री, कहां आप वो प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका जो में एप्पल जो है सिर्फ अमेरिका में बिकता था, अभी वो अमेरिका एप्पल का डोमेस्टिक मार्केट है। अरे जैसे डोमेस्टिक एनिमल नहीं होते वैसे समझ गए ना, हाँ। तो एप्पल जो है अमेरिका उसका डोमेस्टिक मार्केट है। अब उसने दूसरे देशों में, इंडिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाइना में भी मिलते हैं, जर्मनी यूरोप में भी मिलते हैं, उसने दूसरे देशों में भी प्रोडक्ट बेचे, तो उसने अपना मार्केट एक्सपैंड किया। कौन सा मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट। कि उसका डोमेस्टिक मार्केट क्या है, वो पहले सिर्फ अमेरिका में बिकता था। सर अमेरिका में ही क्यों,
अमेरिका की ही कंपनी है, अमेरिका में ही वो कंपनी पैदा हुई, तो पहले सिर्फ अमेरिका में बिकता था, उसके बाद वो पूरे देश भर में बिकने लगा। सो डोमेस्टिक मार्केट रेफर्स टू द मार्केट वेयर द कंपनी वाज बोर्न या वेयर द कंपनी वाज स्टार्टेड, है ना। तो डोमेस्टिक मार्केट एक्सपैंड क्यों होता है? फॉरेन ट्रेड की वजह से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से। अरे जब आप दूसरे देश से इंपोर्ट ही नहीं करोगे तो दूसरे देश का सामान बिकेगा कैसे आपके देश में? या आप कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं करोगे तो आपके देश का सामान दूसरे देश में बिकेगा कैसे? ठीक है, उसी की जो है बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फॉरेन ट्रेड डस क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट. Producers can sell their products not only in markets located within the country but can also compete. ये बकवास पॉइंट है, बेसिकली यहीं पे बात हो रही है। फॉरेन ट्रेड का एडवांटेज क्या है कि बेसिकली किसी देश की कंपनी जो है वो सिर्फ उसी देश में सीमित नहीं रह जाती, वो चाहे तो दूसरे देशों में भी अपना प्रोडक्ट बेच सकती है, वहां के मार्केट में भी जाकर के वहां से भी पैसे जो है कमा सकती है, उसी की बात हो रही है। ठीक है, आदित्य पूछ रहे हैं सर माइक्रोमैक्स को आउट ऑफ इंडिया एक्सपैंड नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट शुड सपोर्ट माइक्रोमैक्स। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी बट वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए किसी भी कंपनी के पास। जैसे मैं कुछ टाइम पहले एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था कि गूगल और रिलायंस जियो, एक तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज और गूगल जो है वो साथ मिलकर के एक स्मार्टफोन लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। गूगल ने अपने दम पर इंडिजिनियसली एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा एड वैड में, गूगल पिक्सल। लेकिन वो इतना कुछ खास चला नहीं, उसकी अच्छी खासी बिक्री हुई है पर जितना एक्सपेक्टेड था कुछ बहुत ज्यादा क्रेज नहीं आया उसके बारे में। गूगल ने वो स्मार्टफोन बनाया था गूगल पिक्सल। तो अब गूगल का मानना है कि देखो चाइना में तो हम बिजनेस कर नहीं सकते, चाइना के बाद सबसे बड़ा मार्केट जो है, सबसे कॉम्पिटेटिव, एक तरीके से सबसे बड़ा सबसे प्रॉफिटेबल मार्केट भी वो इंडियन मार्केट है। तो इंडिया में आना है तो उन्होंने एक इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। और मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं कि अगर जो मैंने पढ़ा वो खबर सच है, अगर भविष्य में एक इंडियन कंपनी, भले ही वो किसी विदेशी कंपनी के साथ, गूगल और रिलायंस साथ में अगर कोई फोन लॉन्च करते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप एक बार उसे ट्राई करके जरूर देखिएगा, इंस्टेड ऑफ वही वो चाइनीज कंपनीज जो वीवो, ओप्पो, लेनोवो, पोको आप यूज करते हो उसके अलावा भी। और आई एम श्योर अगर रिलायंस साथ में है तो प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा। ऐसा नहीं है कि एप्पल की तरह 60-70 हजार में मिल रहा है, नहीं, अफोर्डेबल होगा 20-15 थाउजेंड में आई गेस। ट्राई करके जरूर देखना, इससे इंडियन कंपनी को भी बढ़ावा मिलेगा। कम से कम गूगल विदेशी है पर रिलायंस भी तो है, नहीं तो चाइनीज कंपनीज को सपोर्ट करोगे पूरा पैसा चाइना के पास ही जाता है। ठीक है ना। सिमिलरली बायर्स हैव द ऑप्शंस टू चूज। देखो बेसिकली फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट ऐसे ही आपको दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट यानी कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मार्केट। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ये टर्म भी आपकी बुक में यूज किया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट रेफर्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मार्केट, कि जो पहले 200 लोगों में प्रोडक्ट बिकता था, मानो एक देश की आबादी 200 है, मान लो जो प्रोडक्ट 200 में बिकता था अब वो दूसरे देश में भी बिक रहा है, उसकी भी आबादी 200, तो अब प्रोडक्ट 400 लोगों में बिक रहा है। बोलो ना यार, है ना। सो इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मार्केट, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इससे क्या होता है बेसिकली, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना तो बेसिकली आपको अपना डोमेस्टिक मार्केट एक्सपैंड करने का मौका मिलता है, अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाकर के प्रोडक्ट बेचने का मौका मिलता है। साथ ही साथ बायर्स हैव द ऑप्शंस टू चूज अमंग। आज आपको लग रहा होगा कि चाइनीज कंपनीज ने बहुत खराब काम किया है, जो कि किया ही है। वजह से अपनी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में आईवा, है ना, लेनोवो, पोको, है ना, आपके वन प्लस, ये सारी चीजें। लेकिन इन्होंने एक तरीके से कंपटीशन देकर के प्राइसेस कम भी किए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, जब जैसे चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहे हैं तो ये कंपटीशन दे रहे हैं। ये अच्छा भी है बुरा भी है। बुरा इसलिए जैसे माइक्रोमैक्स या जैसे इंडियन कंपनीज को बैठा दिया जाता है ना। पहले पार्ले के सॉफ्ट ड्रिंक्स चलते थे, आज सिर्फ कोका कोला के चलते हैं। पार्ले का सिर्फ फ्रूटी है, बाकी आधे से ज्यादा सब कोका कोला का है। तो इंडियन कंपनीज को बैठा दिया जाता है, उनको बंद करा दिया जाता है। लेकिन इसका एक फायदा मैं कहूंगा ये भी है कि इससे अगर कंपटीशन मिलता है इंडियन कंपनीज को तो वो भी और बेटर परफॉर्म करती हैं। और अगर कोई चाइनीज कंपनी कम दाम में दे रही है तो मानो सोनी, माइक्रोमैक्स है, तो वो भी अपने दाम कम करेगी। तो अल्टीमेटली कस्टमर को फायदा होता है कि उसके पास दोनों ऑप्शन है और एक की वजह से दूसरे का भी प्राइस कम कर दिया, क्योंकि ये लोग प्राइस कम नहीं करेंगे तो सब लोग इसी का प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो कस्टमर को अल्टीमेटली प्रॉफिट होता है कि उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो जिसे चुनना चाहे आराम से चुन सकता है। ठीक है,
है ना। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हो सकता है, इसको आप लिख लो, ठीक है। ये पूरी चैप्टर पीडीएफ ही मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है, ठीक है। समर्थ, आई एम नॉट गेटिंग पुष्पा विथ यू आर सेइंग और बाय, लेट मी गो इन फुल स्क्रीन मोड। पता नहीं क्या ही कह रहे हैं सर। व्हाई इंडियन टेक ब्रांड्स लैग बिहाइंड एट ग्लोबल मार्केट, हाँ दुष्यंत आपको क्वेश्चन अच्छा है, है ना। आपका क्वेश्चन अच्छा है, पर इसका आंसर देने के लिए ना बेटा थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा, और मेरी कोशिश है कि फिलहाल मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊं, पर एग्जाम बूस्टर में जो आपका कल से शुरू हो रहा है, कल मेरे ख्याल से आपका फ्यूचर का सेशन नहीं है, पर जब भी एसएसटी का सेशन होगा एग्जाम बूस्टर के टाइम टेबल में, जो आपको या तो शेयर कर दिया गया होगा या कर दिया जाएगा, मुझे भी आइडिया नहीं है, तो उसमें लेक्चर्स के बाद जो आपके डाउट सेशन होंगे उसमें अगर टाइम बचता है तो आप अपने जनरल डाउट्स भी मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। वरना YouTube के ऊपर हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं शुभम संवाद नाम से, वहां पर भी आप अपने सवाल जो है, ऐसे सवाल जैसे कि इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है, या फिर अगर आपको कोई और इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपको लगता है कि सर शायद लेक्चर में उसका जवाब नहीं देंगे, सर को पता है पर सर लेक्चर में जवाब नहीं देंगे क्योंकि लेक्चर में सिलेबस से स्टिक होना पड़ता है, तो वहां पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सुब्रमण्यन कह रहे हैं कि सर आईपीएल भी इस साल टाटा आईपीएल हो गया है, बढ़िया है। इनफैक्ट एयर इंडिया, आपको पता होगा, लोग यही हमेशा रतन टाटा जी का मजाक उड़ाते थे कई बार कि वो तो बहुत साल कोशिश करते रहे कि भारत में एयरवेज खोलेंगे, पर मानना पड़ेगा कि उन्होंने कर दिखाया, ठीक है, बहुत बड़े। तो टाटा एयरवेज और अब टाटा बहुत बहुत एक्सपैंड कर रहा है, बहुत बहुत चीजें आपको समझ में आएगी आगे जाकर के, ठीक है। बहुत अच्छी चीजें हो रही है, ठीक है। तो फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये इसको पूछा जाता है एक तरीके से फैक्टर्स दैट हैव हेल्प्ड या फैक्टर्स दैट हैव एडेड द ग्लोबलाइजेशन या द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। सो रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, देखो अब इस पॉइंट को समझो और अपने हिसाब से एक्सप्लेन करो। टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है, ठीक है। कि आज जो है, मानो मैं आज पता है स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी एज में पैदा हुए हो, अभी जो 10th स्टैंडर्ड में हो, 11th 12th के बाद अगर आप चाहो तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाकर के कोर्स कर सकते हो, है ना। टेक्नोलॉजी आ गई है, आप वहां जा सकते हो, या टेक्नोलॉजी तो आजकल इतनी एडवांस्ड हो गई है कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो किसी ऐसे टीचर से जो किसी और देश में बैठा है, और किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से जो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में। जैसे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज बहुत लोगों ने किए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से क्या हो गया, कम्युनिकेशन ईजी हो गया है। जो मल्टीनेशनल कंपनी सब बहुत तेजी से और पहले से भी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रही है, ठीक है ना, है ना। डिलीवरी ऑफ गुड्स भी एक्सपैंड हो गया है। देखो पहले शिप से जहाज थे, अभी पहले एरोप्लेन्स की टेक्नोलॉजी आ गई है, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से इंफॉर्मेशन और बेसिकली गुड्स, ये दोनों चीजें इजिली आप इधर उधर भेज सकते हो। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। बेसिकली आपसे सवाल ये पूछा गया है कि कौन से वो कारण है या कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को मदद मिली है, समझ रहे हो ना, है ना। कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को मदद मिली है। एक तो है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी थी, उससे हम दूर कम्युनिकेट कर पाए। हमें अगर कोई सामान भेजना है, अरे मानो मैकडोनल्ड्स फॉर एग्जांपल में बार बार क्यों दे रहा हूं, मानो एप्पल कोई कंपनी है, ठीक है, एप्पल का स्टोर इंडिया में एक खुला है, तो उसको अपने प्रोडक्ट इंडिया में लाने होंगे तो वो जल्दी लाएंगे तभी ना। तो प्रोडक्ट जल्दी कैसे आएंगे, जब एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी हो, या जब फास्ट शिप्स की टेक्नोलॉजी हो, वो पुराने जमाने के जहाज नहीं जो हवा से चलते हो, नहीं, अच्छे खासे मोटर वाले जहाज। तो जब टेक्नोलॉजी अच्छी हो, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो आप ये बात समझ करके चलो कि उससे क्या होगा कि फटाफट जो है ना, गुड्स का आदान प्रदान होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, साथ ही साथ और क्या होगा, इंफॉर्मेशन आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, तो उससे बिजनेस को या ग्लोबलाइजेशन को हेल्प मिलेगी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को हेल्प मिलेगी।
दूसरा, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब आपको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री अलग अलग चीजें बताएंगे। शुभम सर का हमेशा से विश्वास रहा है, चीजें को सीधा समझो। लिबरलाइजेशन मतलब छूट देना। लिबरलाइजेशन यानी कि छूट दे देना। किस चीज में छूट देना? हमने छूट दे दी है कि आप जो है, हम वी आर लिबरल। लिबरल लोग कौन होते हैं ना, जो मतलब बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते। जैसे इंग्लिश में भी एक टर्म है ना, अरे जैसे 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन में, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, है ना। या वो सब भूल जाओ, ज्योग्राफी में, सॉरी, ऐसे इंग्लिश में कभी सर्च करना, लिबरल मतलब जो थोड़ा थोड़ा सा लाइट माइंडेड है, जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है हर चीजों को लेकर के। तो लिबरल यानी कि थोड़ी छूट दे देना। आपने छूट दे दी विदेशी कंपनीज को कि वो आपके देश में आकर के बिजनेस कर सकती हैं, उसमें आपका भी थोड़ा फायदा है, उनका भी काफी फायदा है, तो उससे, है ना, चीज चल रहा है। मोहम्मद पूछ रहे हैं, सर एप्पल ने तो आज तक कम दाम नहीं किया, फिर कैसे चल रहा है? अगर आप स्टीव जॉब्स के बारे में जानते हैं, तो उनका हमेशा से ये मानना था कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाह माफ कीजिए, कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहता जो कंपनी से compete करे, या फिर इससे compete करे, उससे compete करे, जो मार्केट में अपनी जगह बनाने में, मतलब उनका ये मानना था कि मुझे बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। तो एप्पल कंपनी अभी तक क्यों चल रही है? क्योंकि वो एक तरीके से एक टाइम पे एप्पल ने मार्केट को लीड किया है। जैसे कंप्यूटर के फील्ड में एप्पल ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जो बहुत बेहतरीन है एक तरीके से, मैक। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज करते हैं। लिनक्स है, यूनिक्स है, और भी है, पर ज्यादातर लोग या तो माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं या एप्पल यूज करते हैं। तो एप्पल ने वहां पे एप्पल ने माउस, स्टीव जॉब्स ने इनोवेट किया। नहीं, माउस का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, वो इनोवेट किया। आईपॉड एप्पल ने इनोवेट किया कि एक छोटा सा डिवाइस जिसके अंदर आप गाने लिख करके सुन सके, है ना। आजकल तो आपको अलग से गाने सुनने की डिवाइस की जरूरत नहीं है, आप तो सेल फोन में सब होता है, पर 1980s 1990s में ऐसा नहीं होता था। तो ये सारी चीजें जो है ना, बहुत कमाल की चीजें हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आए तो। एप्पल अभी तक कैसे चल रहा है? क्योंकि इट इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव ब्रांड, इट इज अ लग्जरी ब्रांड, है ना। अरे जैसे BMW चल रही है, जैसे पोर्स चल रहा है, जैसे लैम्बोर्गिनी, जैसे एस्टन मार्टिन, जैसे डॉज, जैसे एक तरह कुछ कुछ हद तक मर्सिडीज, SLR, ये सारी कंपनीज चल रही हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे चल रही हैं? ये इसलिए चल रही है क्योंकि लग्जरी ब्रांड है। इवन एप्पल इज अ लग्जरी ब्रांड व्हिच बिलीव्स इन मेकिंग द बेस्ट प्रोडक्ट, डजंट मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट इज। ठीक है। हाँ, तो लिबरलाइजेशन मतलब ये रिमूविंग बैरियर्स की आपने, और या रेस्ट्रिक्शन, आप थोड़े लिबरल हो गए, बैरियर्स हटा दिए, रेस्ट्रिक्शन हटा दी, आपने छूट दे दी कि भाई हमारी तरफ से कोई बैरियर, रेस्ट्रिक्शन, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, आप आके हमारे देश में बिजनेस इन्वेस्ट करो ना, है ना। अब जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर भी जब जाते थे दौरे पे, तो लोगों को लगता था हॉलीडे ट्रिप मनाने जा रहे हैं, नहीं, बेसिकली ही वेंट देयर, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया टू गेट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज जितना इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में पोर होगा, उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। एंड इकोनॉमी बहुत बोलती है आजकल, ठीक है ना। अमन ने जैसा कहा कि ट्रेड बैरियर्स वर रिमूव्ड इन 1991, ठीक है ना। ये सारी चीजें थी। साथ ही साथ लिबरलाइजेशन में और क्या होता है कि एक तो आपने रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, छूट दे दी कंपनीज को कि आप हमारे देश में आके काम कीजिए, और आपने और भी कुछ छूटें दे दी। ऐसा नहीं है सिर्फ परमिशन दे दी का, रेस्ट्रिक्शन हटा कर कि आओ, आपने उनको कम पैसे में लैंड दे दिया, है ना। अरे जैसे उत्तराखंड की स्टेट ने ऐसा किया है ना। और गुजरात ने ऐसा किया है एक टाइम पे, जब टाटा बंगाल से हट के गुजरात में आया। क्यों? बंगाल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, गुजरात में उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे, आपके प्राइम मिनिस्टर ही थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम आपको कम समय में लैंड दे देंगे, कम पैसे में दे देंगे, आप आइए इंडस्ट्री डालिए। क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म विजन था कि यहाँ पे एक बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होगी, तो यहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करेगी, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। स्टेट का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कैसे होगा? सड़कें बनाएंगे वो लोग, है ना, और मशीन लाई लेकर के आएंगे, है ना, और मशीन्स लाएंगे तो और फैक्ट्री बनाने के लिए और जमीन खरीदनी पड़ेगी। एक जमीन कम पैसे में दी, सब तो नॉर्मल रेट में ही बेचोगे, और जमीन खरीदेंगे, है ना, और ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, है ना, फैक्ट्री के आसपास सड़क भी बनाएंगे, है ना। अरे मेरे को बात बताओ, अरे ये सीधी सी बात है, जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है ना, तो वो कलर भरेगा ना। मानो ड्राइंग कर रहा है, तो ड्राइंग करने, स्केचिंग की बात नहीं कर रहा, पर मानो ड्राइंग कर रहे हो, तो ड्राइंग करने के बाद कलर तो भरते हो ना अपनी ड्राइंग में मानो वही वो पहाड़ बनाया, सूरज बनाया, जो बचपन में बनाते थे, कलर वलर थोड़ा तो भरोगे, सजाओगे। तो वैसे कोई भी कंपनी अगर बनती है ना, कोई फ्लैट या कोई
रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कोई सोसाइटी भी बनती है ना तो आस पास सड़कें जरूर बनती है, तो सड़क बन जाएगा। सो कंपनी से डेवलपमेंट जरूर होता है, ठीक है ना। अक्षित पूछ रहे हैं सर हाउ डू वी फील द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन अ डेली लाइफ। बेसिकली आपको देखो ज्यादा चॉइसेस मिल गई हैं इन योर डेली लाइफ, यू हैव मोर चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। इवन इफ यू गो टू बाय अ टूथपेस्ट, अगर एक टूथपेस्ट भी खरीदने गए हो तो वहां पे कोलगेट का लूं, पेप्सोडेंट का लूं, क्लोजअप का लूं, डाबर का लूं, पतंजलि का लूं, यू हैव गॉट चॉइसेस। तो दिस इज अ ग्रेट आंसर फॉर योर क्वेश्चन, हाउ डू वी फील द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर डेली लाइफ। नंबर वन, of course we have got more choices. Number two, we have got it at an affordable price. ये एक कंपनी अगर 20 रुपए, आप मेरे को बताओ 10 रुपए का चिप्स लेस बेच रहा है, तो क्या बालाजी 20 रुपए का चिप्स बेच रहा है? नहीं, वो भी 10 का बेच रहा है, 5 का भी बेचता है बालाजी। लेस के भी कम दिखते होंगे पर 5 रुपए के भी छोटे पैकेट आते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस हो जाता है। एक टूथपेस्ट अगर कोलगेट 25 रुपए में बेचेगा ना तो पतंजलि भी 25 में ही बेचेगा, वो जबकि कोशिश करेगा मैं 20 में बेचूं, है ना, ताकि लोग मेरा खरीदे। क्लोजअप भी यही सोचेगा। तो अफोर्डेबल कंपटीशन बिटवीन द कंपनीज लीड्स टू रिडक्शन ऑफ प्राइसेस, ये भी आपके डेली इंपैक्ट में आता है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसके ऊपर 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? आपके करंट सीबीएसई पेपर पैटर्न के हिसाब से 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, किसी क्वेश्चन के सब क्वेश्चन में आ सकता है, बट अलग से 1 मार्क क्वेश्चन तो नहीं आएगा। So what is World Trade Organization? World Trade Organization is an organization whose aim is to liberalize international trade. शुभम सर के स्टूडेंट हो तो ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स या बड़ी बड़ी लाइंस देख करके कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है। लिबरलाइजेशन का मतलब है छूट देना, यानी कि एक तरीके से फ्रीडम देना, है ना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये लिबरलाइज को फ्रीडम से रिप्लेस कर दो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू गिव, लगा दो, गिव फ्रीडम टू इंटरनेशनल ट्रेड। उसका मानना है कि इंटरनेशनल ट्रेड को फ्रीडम दे दो। अब फ्रीडम देने की क्या जरूरत है, किसी ने क्या बांध करके रखा है, रोक करके रखा है इंटरनेशनल ट्रेड को? बिल्कुल। काफी देश होते हैं ना चाइना की तरह जो बोलते हैं नहीं मैं अपने देश में दूसरी कंपनी को नहीं लूंगा, या काफी कंपनी होती है वो बोलती है ना मुझे ना अमेरिका में अपना ब्रांच खोलना है पर थोड़ा सा पैसे की कमी हो रही है। वो कंपनी हो सकता है पूरे एशिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में नहीं है, तो वो कंपनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले सकती है, ठीक है, और कर सकती है, ठीक है। तो आप ये सब समझ रहे हो, ठीक है। इट हैज एस्टैब्लिश्ड रूल्स डेवलप्ड कंट्रीज रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड सो दैट दीस कंट्रीज कैन अलाउ, हाँ इसके काफी रूल्स भी हैं कि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं कि कोई कंट्री अगर किसी कंट्री में व्यापार कर रही है तो उसको ये फॉलो करना है कि उस कंट्री के कल्चर को फॉलो करना है, उस कंट्री के हिसाब से, उस कंट्री के पब्लिक हॉलीडेज के टाइम पे। अब भारत में बिजनेस कर रहे हो तो दिवाली के टाइम पे तो छुट्टी दोगे ना, अमेरिका में मिल रही है नहीं मिल रही है वो मैं न्यूज में सुना था, एक प्रस्ताव आया है कि वहां पे भी छुट्टी मिले। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, अमेरिका में जैसे थैंक्स गिविंग पे छुट्टी है, क्रिसमस पे छुट्टी है, तो यहाँ पे वैसे क्रिसमस पे भी छुट्टी है, पर थैंक्स गिविंग हमारे यहाँ कुछ नहीं होता ना, हमारे यहाँ 4th of July होता है, हमारे यहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त होता है। तो उस देश के कल्चरल या रिलीजियस फेस्टिवल्स में आपको छुट्टी देना है, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ से आती है, ये सारी चीजें आती है आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है एक तरीके से। साथ ही साथ अगर किसी देश को, किसी कंपनी को दूसरे देश में ब्रांच खोलने में प्रॉब्लम हो रही है और वो कंपनी वाकई बहुत अच्छी है तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लोन भी ले सकते हैं और कर्जा लेकर के वो दूसरे देश में जा सकते हैं, ठीक है ना। केशव पूछ रहे हैं सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेम है क्या, प्लीज बताइए। काफी हद तक सेम ही है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखो, फॉरेन डायरेक्ट, हाँ एक तरीके से सेम ही है, ठीक है। सर आई एम स्टेट बोर्ड स्टूडेंट एंड एग्जाम्स आर फ्रॉम 18th Feb, नर्वस हूँ क्या करूँ। देखो सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से तो आपसे मैं क्या ही बताऊं, देखो हाथी कितना भी बड़ा हो ना पूंछ छोटी होती है। अरे झूठ बोल रहा हूं क्या, देखा होगा ना कहीं हाथी कितना भी बड़ा हो पूंछ छोटी ही होती है। उसी तरीके से बेटा लिखा कितना ही बड़ा हो, है ना, पर कॉन्सेप्ट जो है छोटे ही होते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना, खुद पढ़ने की कोशिश करना, और नहीं तो विश्वास रखना कि नहीं यार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो सारी चीजें हो जाएंगी। सवाल ये आता है सर कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर करें, हम मदद कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे जैसे और भी काफी लोग होंगे जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे होंगे।
आप तो सौभाग्यशाली हो कि उस एज में पैदा हुए हो कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं। अपनी से पिछली पीढ़ी में देखो, अरे पिछली क्या, मेरी और आपकी पीढ़ी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर फिर भी मेरी पीढ़ी के पास भी इतने सारे यूट्यूब ऐप ऑप्शंस नहीं थे जितने आपकी पीढ़ी के पास है। तो उसका फायदा उठाओ, इस्तेमाल करो, ठीक है। एट 164, देखो ये आंकड़ा पुराना है पर आप यही लिखना, 164 कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द डब्ल्यूटीओ या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा फेंक देना हो जाएगा। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अरे वही तो मैंने आपको बताया था, है ना। या इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या फिर इस क्वेश्चन को जैसे एक बच्चे ने पूछा था, सर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ, देखो दोनों का आंसर एक ही जैसा होगा। चाहे वो आपसे इन जनरल पूछे, चाहे वो आपसे जनरली पूछे कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या स्पेसिफिकली पूछे व्हाट इज द इम्पैक्ट या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द पर्सनल लाइफ और इन द पर्सनल डे टू डे लाइफ, पर्सनल स्पेस, तो समझना। बोर्ड की तरफ मत देखो, बोर्ड के पॉइंट्स अलग है, पर मैंने जो पॉइंट्स याद दिलाए थे मुझे वो देखना है, वो आपको आते हैं। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछा है, तो पहले फर्स्ट पॉइंट पे एक लाइन में छोटा सा मैं लिख दूंगा, ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली ओपनिंग योर डोमेस्टिक मार्केट फॉर द इंटरनेशनल प्लेयर्स या फॉर द इंटरनेशनल कंपनीज, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद मैं लिखूंगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन का जो इमीडिएट इफेक्ट है ना, याद है ना आपको अभी बताया था, वो क्या है। हाँ, ग्लोबलाइजेशन का जो इमीडिएट इफेक्ट है वो होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना। कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, है ना। कि अगर कोई मारुति शिजुकी कंपनी है, तो शिजुकी ने मारुति इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया। मारुति पहले सिर्फ साइकिल बनाती थी, आज गाड़ियां बनाती है शिजुकी के साथ। तो मारुति को एक्सपोजर तो मिला, साथ ही साथ नॉलेज भी मिली कि कैसे गाड़ियां बनाई जाती है। इसलिए एक टाइम पे मारुति ने खुद अपने दम पर भी गाड़ियां निकाली थी, हालांकि वो इतनी चली नहीं, पर उनको गाड़ियां बनाना आता है। शिजुकी से उन्होंने सीख लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें पता हो, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे इमीडिएट इफेक्ट है इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर के आता है, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। ये आता है, साथ ही साथ मल्टीनेशनल कोऑपरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी इज एन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसका इफेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, कि अगर ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो मल्टीनेशनल कंपनीज बन ही नहीं सकती, है ना। इट इज प्रोवाइडेड, और जो जो मैंने आपको बताया, शायद अक्षित ने पूछा था, शायद मैं गलत नाम ले रहा हूँ, माफ करना, पर अगर सही नाम है तो अच्छी बात है, कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट डेली लाइफ में क्या है। तो आप लिख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेली लाइफ वाले में मत लिखना। डेली लाइफ वाले में आप ये, अगर ओवरऑल पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, वरना डेली लाइफ में अगर पूछा जाए तो आप मल्टीनेशनल कंपनी लिख सकते हो डेली लाइफ में, नहीं तो लिख सकते हो कि ग्रेटर चॉइसेस दिए, यानी कि ग्रेटर चॉइसेस, यानी कि बेसिकली मोर ऑप्शंस, की ऑप्शंस जो है वो आपको ज्यादा दे दिए गए हैं, ठीक है। कि अब आप ज्यादा ऑप्शंस है, कि अब आपके पास जैसे टूथपेस्ट में ही मैंने बताया, कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, क्लूजअप भी है, पतंजलि भी है ना, डाबर भी है, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, ठीक है। तो और इससे क्या हुआ, कंपटीशन की वजह से लोअर प्राइस, जैसे एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट हो गया है कि भाई चिप्स 10 रुपए का मिलता है, 5 रुपए वाले धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, 10 रुपए का चिप्स मिलता है, तो 10 रुपए की सब कंपनी बेचती है, चाहे वो लेस हो, लेस किसका है, पेप्सी को का है, पेप्सी का है लेस, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो चाहे वो लेस हो, चाहे वो बालाजी का चिप्स हो, या फिर चाहे छेड़ा का हो, किसी भी कंपनी का हो, वो 10 रुपए स्टैंडर्ड प्राइस में ही बिकेगा। इट हैज रिजल्टेड इन हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएटेड, देखो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से आ गया है, कि बेसिकली अब ज्यादा बेसिकली अफोर्डेबल है लोगों के लिए। तो बेसिकली लोगों को, देखो पीपल आर गेटिंग एवरीथिंग, या अगर मैं इस सबको इरेज इरेज करके इसको लिखूं, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैं बार बार कहता हूं स्टूडेंट, हाथी की ना पूंछ बहुत बड़ी लगती है, सॉरी शरीर बहुत बड़ा है, पूंछ छोटी होती है, बेसिकली यही हो रही है, बात हो रही है कि पीपल आर गेटिंग एवरीथिंग। अब ये हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आपको याद नहीं आता है ये वाला पॉइंट, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है, इट हैज रिजल्टेड इन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर ये याद नहीं आता है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ हाँ, अगर ये वाला पॉइंट याद नहीं आता है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो आप ये लिख देना कि पीपल आर गेटिंग एवरीथिंग। किस लॉजिक से मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये बात आप समझ करके चलो, कि बेटा एक टाइम पे ना फोन हर कंट्री में नहीं होते थे,
या स्मार्टफोन्स हर कंट्री में नहीं होते थे, वो अमेरिका में शुरुआत हुई उसकी। कंप्यूटर्स की भी शुरुआत अमेरिका से हुई। अब वहां सिलिकॉन वैली वो तो जननी है इन सारे बड़े बड़े इन्वेंशंस की, तो अमेरिका में कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई। अब वहां से क्या हुआ, ठीक है ना, माइक्रोमैक्स कंपनी बंद हो गया आदित्य, ठीक है, माइक्रोमैक्स 4G स्मार्टफोन्स नहीं बनाती है, ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाँ तो मैं कह रहा था कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि अब हर किसी के पास हर कुछ है। आपको अमेरिकन चीज बर्गर खाना है आपको मिल जाएगा, आपको महाराजा मैक बर्गर खाना है आपको मिल जाएगा, आपके पास चॉइसेस बहुत है। साथ ही साथ अगर आपको बर्गर खाना है, आपको बिरयानी खाना है, आपको आपको जो खाना है यार, आपको जो यूज करना है आपको मिल जाएगा, है ना। आपको डिजिटल वॉच यूज करनी है, आपको ऐसे मेरे जैसी नॉर्मल एनालॉग वॉच यूज करनी है, वो भी आप कर सकते हो। स्मार्ट वॉच यूज करनी है, टच स्क्रीन फोन यूज करना है, एक अच्छा विंडोज, एक अच्छा कंप्यूटर यूज करना है ना। आपको जो यूज करना है हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। अरे अगर आप कहोगे ना कि मेरे को नहीं, मेरे को ओरियो बिस्किट नहीं खाना, मेरे को वो जर्मनी का बिस्किट खाना है, वो भी अवेलेबल है। तो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है, पीपल आर गेटिंग एवरीथिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज इट। चाहे मैं फोन की बात करूं, चाहे वॉच की बात करूं, जैसे मेरे ये जो चश्मे का लेंस है ये भी इंडियन कंपनी का नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो अब समझ रहे हो क्या रहा है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि बस बेसिकली थोड़े से पैसे दे दो और उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो इन आर डेली लाइफ में नंबर वन कंज्यूमर्स पीपल आर गेटिंग एवरीथिंग, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके बाद मोर ऑप्शंस, लोअर प्राइसेस, पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिलता है। ये सब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हुआ है इन इंडिया, या इन द वर्ल्ड भी यही इफेक्ट होता है। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। देखो यहाँ फेयर ग्लोबलाइजेशन फिर से बताता हूँ, हाथी बड़ा दिख रहा है पर पूंछ छोटी है। फेयर ग्लोबलाइजेशन यानी कि एक अच्छा ग्लोबलाइजेशन जो इम्पार्शियल हो। ऐसा ना हो एक अच्छा ग्लोबलाइजेशन, बुरा ग्लोबलाइजेशन नहीं, अनफेयर ग्लोबलाइजेशन नहीं, कि मानो कोई कंपनी आई और हमारे देश की कंपनी को ही बैठा दिया, जैसा कोका कोला ने किया। हमारे देश का कोई कंपनी, हमारे देश का बिजनेस, हमारे देश का कोई बंदा कंपनी डाल ही नहीं पा रहा है, वो डाल रहे विदेशी कंपनियां बंद करवा दे रही हैं, क्योंकि या मतलब जबरदस्ती बंद नहीं करवा रही, पर अगर मैं नई कंपनी डाल रहा हूँ तो शुरू में मेरा कॉस्ट ज्यादा होगा, और विदेशी कंपनी 10 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 5 रुपए में बेचेगी, तो मेरा 20 रुपए का प्रोडक्ट तो कोई नहीं खरीदेगा ना। और हिंदुस्तान में ऐसे भी स्वदेशी लोग खाली स्वदेशी आंदोलन चलाता, स्वदेशी कोई सच में इतना है नहीं, ठीक है। अंत में घूम फिर के, और इसमें लोगों की भी शायद पूरी तरीके से गलती नहीं है, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री जहां ज्यादातर पॉपुलेशन मिडिल क्लास की है, तो अंत में लोगों को अपनी जेब भी देखनी है, ठीक है। तो अब अपने बच्चे को भी देखना है, उसकी गलती नहीं है। देखो एक कहानी सुनाता हूँ मैं ना, एक टाइम पे छोटी सी ही कहानी है, कि जब मैं एक टाइम पे रेलवे स्टेशन पे था और वहां से ऑटो स्टैंड के पास गया था, तो ऑटो स्टैंड से लाइन से ऑटोस लगी हैं, और इसके इस तरफ जो है एक समोसे वाले की दुकान थी। तो बाहर का ऐसे मैं नहीं खाता, पर मैंने एक बार देखा था कि एक आदमी था, थोड़े से बुजुर्ग लग रहे थे, थके हुए लग रहे थे, शायद काम करके आए थे, और उनके पास 40 रुपए थे, और उन्होंने 10 रुपए का समोसा मिलता है हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ पता नहीं कितने का मिलता होगा, या समोसा मिलता भी होगा या नहीं। तो उन्होंने 4 समोसे लिए। तो वो कहोगे सर इसमें बड़ी बात क्या है, 4 समोसे लिए सर, मैं तो 5-6 लेता हूँ, या मैं तो हफ्ते 2 हफ्ते में लेता रहता हूँ। उस आदमी की आंखों में ना मैंने एक अजीब सी चमक देखी। शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, पर मुझे उस समय ऐसा लगा ना कि छोटी छोटी चीजें बहुत खुशी देती। एक टाइम था जब मैं भी अपने बचपन में था ना, तो हमें ये सारी चीजें भी नहीं मिलती थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीजें हमें बहुत बड़ी लगती है ना, वो जब मिल जाती है ना, ये तो जब मैंने उस आदमी को देखा ना, तो मुझे लगा कि पक्का इसको ये रोज रोज खाने वाला बंदा नहीं है। खुश है आज की, शायद घर में 2 बच्चे होंगे, एक बीवी होगी, एक अपने लिए एक एक समोसा आज सब लोग खाएंगे, और खुशी से कहेगा कि आज समोसा लेके आया हूँ सबके लिए। और समझ रहे हो ना। तो समोसे की बात हो रही है, सिंघाड़ा की बात नहीं हो रही, ठीक है। कुछ भी बोल रहे हो।
तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो एनीवेज, तो मैं ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिया, क्योंकि लोगों की भी गलती नहीं है, उनकी भी मजबूरी है। वो भी सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाओ, 10 रुपए भी अगर पैदल चल के जाता हूँ ना, ऑटो को नहीं दूंगा तो 5-5 रुपए वाला 2 चिप्स ले लूंगा तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो आपको ये भी सोचना होगा कि ऐसा नहीं है कि हम स्वार्थी हैं। हाँ, जो लोग वेल टू डू है फिर भी सस्ता सामान ले रहे हैं, चाइनीज सामान ले रहे हैं, उनकी मैं गलती मान सकता हूँ। पर ज्यादातर इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, तो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। अब बात समझ करके चलो, ठीक है। सम ऑफ द स्टेप्स दैट द ओके सम ऑफ द स्टेप्स द गवर्नमेंट क्या कर सकता है। इट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉस आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। कि मानो कोई कंट्री की कोई मानो अमेरिका की कोई कंपनी जैसे मैकडॉनल्ड्स इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन यानी कि क्या, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन एस्पेक्ट की कोई इंडियन कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। ऐसा नहीं कि कोई इंडियन कंपनी नहीं, यहाँ एक बंद हो गई, दो बंद हो गई, चलेगा, सब बंद मत होनी चाहिए। दूसरा ये कि विदेशी कंपनी आई है तो उसको इंडिया के तौर तरीके के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर आकर के, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि जो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि आप जो है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल आप छुट्टी नहीं देंगे लोगों को, दिवाली होली पे भी बुलाएंगे काम करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लेबर लॉस इंप्लीमेंट करती है कि चलो तुम मेरे देश में आ रहे हो, मैंने आपको लिबरलाइजेशन दी है, छूट दे दी है, फ्रीडम दे दी, आओ मेरे देश में बिजनेस करो। लेकिन कंप्लीट फ्रीडम नहीं दी है, रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, पर फिर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है तुम्हारे ऊपर। मेरे कंट्री में ये पब्लिक हॉलीडे, छुट्टी मिलनी चाहिए। मेरे कंट्री में जो है लेबर लॉज है कि मेरे कंट्री का फिक्स्ड प्राइस है कि फॉर एग्जांपल अमेरिका में $150 से कम तुम नहीं दे सकते किसी को। इंडिया में होगा वो 400-500 रुपए, 600-750 है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट रेट के हिसाब से। पर लोग उससे भी कम में काम करते हैं कि तेरे को काम नहीं कर रहा है, मैं इससे करा लूंगा, वो कर लेगा कम में। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो लेबर लॉस कहते हैं कि ये मिनिमम प्राइस है जितना आपको लेबर को या मजदूर को देना ही है, चाहे आप उससे कोई भी काम कराओ। स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना ताकि वो अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करे, कि ऐसा ना हो कि ग्लोबलाइजेशन की बड़ी कंपनियों की आने की वजह से छोटी का छोटी दुकानें बंद हो जाए। इनको सपोर्ट दो, इनको फंड दो, जिससे कि इनकी दुकानें भी चले, ठीक है ना। If necessary, the government can use trade and investment barriers. It can negotiate at the world. बेसिकली बात यहाँ पे यही की जा रही है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे फ्रीडम दिया है, लिबरलाइजेशन, छूट दे दी, फ्रीडम दे दी विदेशी कंपनियों को, आके बिजनेस करो, पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है कि तुम इस दिन तुमको छुट्टी देनी है, इतना मिनिमम वेज तुम्हें एक लेबर को देना ही है ना। साथ ही साथ इंडियन कंपनीज को लोन दिया जा सकता है, सपोर्ट दिया जा सकता है कि वो भी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ ग्रो करे, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। लिबरलाइजेशन मींस, ये भी बकवास है। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड, दिस इज गुड क्वेश्चन। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, थोड़ी देर पहले तो बताया था आपको। देखो स्टूडेंट्स, ट्रेड का मतलब हमेशा से रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, व्यापार करना, यानी कि चीजों का मतलब लेन देन हो, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि धर्म व्यापार नहीं होता, कि धर्म या एथिक्स जो है वो ट्रेड नहीं है कि तुम मेरे धर्म का पालन कर लो, मैं तुम्हारे धर्म का पालन करूंगा, नहीं। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम ने ये बात कही थी कि धर्म बहुत निजी और व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत और कठोर होता है। तो ट्रेड मीन्स व्यापार, है ना, कि जहां पे इन एक्सचेंज कुछ एक्सचेंज हो रहा हो, ठीक है ना। So foreign trade has facilitated the travel of goods from one market to another. Foreign trade, या बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, सो एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड, या एक तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है एडवांटेजेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अरे अब तो आराम से लिख सकते हो ना, फॉरेन ट्रेड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था, हाथी जैसा दिख रहा था, पर पूछ शुभम सर ने बता दी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है कि फॉरेन ट्रेड हैज फैसिलिटेटेड द ट्रैवल ऑफ गुड्स, फैसिलिटेटेड यानी कि, या फैसिलिटेटेड याद मत करना, फॉरेन ट्रेड हैज हेल्प्ड, है ना, हैज एडेड, फॉरेन ट्रेड हैज रिजल्टेड इन द ट्रैवल ऑफ गुड्स। इंग्लिश जैसी है लिख दो, इन ट्रैवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। फॉरेन ट्रेड यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कॉन्सेप्ट नहीं होता, फॉरेन विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो एक सामान एक ही देश में बिकता, ट्रैवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर नहीं होता। इट प्रोवाइड्स अ चॉइस ऑफ गुड्स टू द बायर्स। उनको भी पता है, पतंजलि का ले, कोलगेट का ले, मैकडोनल्ड से खाए, केएफसी से खाए, बर्गर किंग से खाए, जंबो किंग से खाए, उनके पास भी चॉइस है। किसके पास चॉइस है? बायर्स
या आपके कंज्यूमर्स के पास भी अब जो है काफी चॉइस हो गई है। प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैव टू compete इन डिफरेंट मार्केट्स, आपको compete करना है, और इस कंपटीशन से क्या होता है, कस्टमर को, क्योंकि ये कंपनीज आपस में compete करती हैं, तो कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, उसको एक का पसंद नहीं आता तो दूसरे में जाएगा, ठीक है। प्राइजेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स इन टू डिफरेंट कंट्रीज बिकम ऑलमोस्ट इक्वल, जैसा मैंने आपको बताया था, दाम भी इक्वल हो जाते हैं, कि बेसिकली अगर लेस 10 रुपए में चिप्स बेच रहा है तो 10 रुपए, 10 रुपीज इज द स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्राइस कैसा है कि भाई बालाजी भी उतने में बेचेगा, छेड़ा भी उतने में बेचेगा, सारी कंपनीज जो है उतने में ही बेचेगी, ठीक है। हाँ ये अच्छा है, एसईजेड्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एसईजेड्स और स्पेशल, मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एकदम लिख लो कहीं पे, बट हाँ लिख लो, समझ लो, ठीक है ना। Special economic zones are industrial zones being set up by the central and state government in different parts of the country. SEZs have to have world class facilities. देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है इंडस्ट्रियल जोन है, ये आज की गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट से, ये पहले की गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है, करंट गवर्नमेंट ने थोड़ा इसको बूस्ट दिया है, ठीक है। समझने की कोशिश करो ये सब कुछ होता क्या है। एक उदाहरण से तुमको समझाता हूं, ठीक है, टूरिज्म के उदाहरण से समझाता हूं कि महाराष्ट्र में एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू बनाया जा रहा है ना, एक बहुत भव्य स्टैचू बनाया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट, आई एम नॉट श्योर, बट फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 450 करोड़, है ना। तो 450 करोड़, तो यहाँ पे काफी लोग कहते हैं कि 450 करोड़ एक स्टैचू बनाने की क्या जरूरत है। अरे ये आपका जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था 3000 करोड़ लगे, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, तब भी काफी, वल्लभ भाई पटेल जी का, तब भी काफी लोगों ने कहा था कि आयरन मैन ऑफ इंडिया का स्टैचू क्यों बना रहे हो, लोगों को पैसे बांट दो, विधवाओं को पेंशन दे दो, है ना, जैसे 72,000 रुपए दे दो सबको, ये वो पैसे दे दो, साइकिल दे दो, हॉस्पिटल खोल दो, स्कूल खोल दो, टीचर्स की पगार बढ़ा दो, क्या क्या नहीं कहा लोगों ने, है ना, शराब से टैक्स हटा दो, ऐसा भी कहते हैं लोग। पर आप ये बात समझ करके चलो ना कि जैसे 450 करोड़ की जो शिवाजी महाराज की स्टैचू है, तो 450 करोड़ स्टैचू बनाने में नहीं जा रहा है, वो एक नॉमिनल अमाउंट उसमें जा रहा होगा, अच्छा स्टैचू है, थोड़ा ज्यादा अमाउंट जा रहा होगा, पर 450 करोड़ तो नहीं। एक्चुअली गवर्नमेंट उस स्टैचू के अराउंड एक टूरिज्म हब बना रही है, जहाँ पे दुकानें होंगी, जहाँ पे स्टोर्स होंगे, मॉल्स होंगे, और वो मॉल्स बेचे जाएंगे, डी मार्ट खरीद ले, बिग बाजार खरीद ले, वॉलमार्ट खरीद ले, जो ज्यादा पैसे देगी उसको मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छे खासे एंटरप्राइजेस होंगे, केएफसी भी खरीदेगी, मैकडोनल्ड्स भी खरीदेगा, तो अब समझ लो क्या होगा, टूरिज्म हब बन रहा है वहां पे। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, वो हब है, वो आर्किटेक्चर है, या तुम इसी वर्ड को यूज करना, जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करती है। हाँ वो हो सकता है कोई स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सो व्हाट आर एसीजेड्स या what are special economic zones? Special economic zones are the zones that the government, that the state or the national government of India creates to promote business, है ना। वहां पे क्या होगा, वो बिजनेस को प्रमोट करना है, तो क्या, शुरू में शॉप्स कम दाम में बेचो, है ना। मानो आपने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स खोल दिया और बोला यार सब आ जाओ, इस कॉम्प्लेक्स के बीच में एक भव्य स्टैचू है, ये एक टूरिज्म हब बनेगा, तो बहुत सारी कंपनीज आएंगी। तो वहां पे क्या करोगे, यहाँ पे जो कंपनीज आएगी ना, उनको ना शुरू के 2 साल टैक्स माफ है। अरे कंपनीज कुछ भी करके आएंगी, है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में कंपटीशन होगा, जितनी ज्यादा कंपनी उतना भव्य टूरिज्म हब बनेगा, उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। तो अगली बार आपसे कोई कहे ना कि इन्वेस्टमेंट मत करो, तो उसको गरीब में रोटी बांटो, तो उसको जरूर कहना कि बेटा देखो, रोटी बांटने से गरीबी नहीं जाती, इंस्टेड ऑफ गिविंग समबडी अ फिश टीच हिम हाउ टू फिश, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए और इंडियन प्लेयर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए, है ना। हाँ, जैसा यहाँ पे भी लिखा है, कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन एसईजेड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस, जैसा मैंने कहा था टैक्स से छूट गवर्नमेंट दे सकती है। यहाँ पे दिया है इनिशियल पीरियड ऑफ 5 इयर्स, पर ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है वो कितने सालों के लिए छूट दे सकती है, ठीक है।
रीजंस टू पुट बैरियर्स। अब इसके बाद से जितने क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है समझो, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पर एक क्वेश्चन जो है वो क्या है, रीजंस टू पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, शुभम सर हाथी मत देखो, हाथी की पूंछ क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फॉरेन मतलब फॉरेन ही है, इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सो इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनली ही होता है ना। अरे मानो गुजरात से महाराष्ट्र सामान आया तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, हाँ लेकिन छत्तीस माफ करना अगर इंडोनेशिया से आया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। समझ रहे हो ना बात को, एक ही कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। वो कुछ गधे कहेंगे सर लोकल लेवल पे होता होगा, नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टर्म ही इकोनॉमिक्स में इसलिए कि इट इज फॉर इंटरनेशनल पर्पसेस, है ना, क्योंकि एक ही कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रेड बैरियर्स नहीं होते हैं। थोड़ा मोड़ा टैक्स लगता है पर दूसरे देश से आएगा तो ट्रेड टैरिफ ट्रेड बैरियर्स लगेगा। ठीक है, तो आई होप आप ये सब चीजें समझ रहे हो। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड की अच्छा क्यों है, अच्छा क्यों है वो तो हमें पता चला, ग्लोबलाइजेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या अच्छा है, फॉरेन ट्रेड से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे मार्केट में, ज्यादा ऑप्शन मिलेगा, प्रोडक्ट्स आपस में कम्पीट करेंगे, प्राइजेस कम होंगे, है ना, ये सारे इसके एडवांटेजेस है। पर डिसएडवांटेजेस क्या है ना, या हमने बैरियर्स क्यों डाले, वही कि इंडियन कंपनीज बंद ना हो जाए, है ना, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, MNC set up production in various countries based on the following factors। ठीक है, यस ये भी क्वेश्चन हो सकता है। बेस्ड अपॉन व्हाट फैक्टर्स, ये मैं डिस्कस करा चुका हूं आपको डीप में, उसी को लिखा गया है। ये एज इट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको भेज दिया जाएगा, तब भी आप इसको देख सकते हैं। और फिर भी अगर, हाँ केशव ने सही बोला, कस्टम ड्यूटी या टैक्स एक ही बात है। अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपके एग्जाम में 2 महीना टाइम है, फिर से रिवीजन कराया जाएगा, सब कराया जाएगा, दिक्कत की बात नहीं, ज्यादा लोड मत लो। ठीक है, और एग्जाम बूस्टर में दोबारा इस चैप्टर को एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा आपको। ऑलराइट ना, MNC set up production in various countries based on the following factors। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, what factors does multinational companies, है ना, set up their production, या on what factors does multinational corporations set up their units, set up their outlets, इस तरीके से क्वेश्चन मैंने देखा है। ठीक है, तो आप ये समझ करके चलना कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस किस बेसिस पे बेसिकली, है ना, ये डिसाइड करता है। जैसे गूगल एक बहुत बड़ा जाइंट है, जैसे मैं बार बार मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैकडोनल्ड्स एक बहुत बड़ा जाइंट है। सो मैकडोनल्ड्स किस बेसिस पर डिसाइड करता है कि मैं इंडिया में जाऊं, सिंगापुर में जाऊं, चाइना चाइना नहीं है, इंडिया में जाते हैं चलो, ताइवान नहीं, ज्यादा लोग नहीं, इंडिया में जाते हैं चलो, इंडोनेशिया ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। तो ये सब ना, ये किन फैक्टर्स पे डिसाइड किया जाता है, कोई भी मल्टीनेशनल कोऑपरेशन या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किस फैक्टर पे ये डिसाइड करती है कि हमें यहाँ पे कंपनी खोलनी है या नहीं खोलनी है, वो आपको दिखाया गया। MNC सेटअप ऑफिसेस, ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहां से इसका आंसर स्टार्ट है। मल्टीनेशनल MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस सेटअप देयर ऑफिसेस एंड, हाँ ये अच्छा है, युवराज ने जैसा स्टार्ट किया पॉपुलेशन, हम इसको नहीं देखते, अपने हिसाब से पॉइंट बनाते हैं। और सर इतना बड़ा है आंसर नहीं, जैसे पॉपुलेशन पॉइंट छोटा सा है पर मैं उसको लंबा चौड़ा लिख दूंगा, द बिगर द पॉपुलेशन द बिगर द मार्केट। अरे पॉपुलेशन मतलब लोग, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा लोगों को तुम प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो वही है बिगर द मार्केट, है ना। तो बेसिकली आंसर सच में इतना बड़ा नहीं होता, ये यहाँ 5 पॉइंट है ना, तो बेसिकली यहाँ पे 5 कीवर्ड्स होंगे, उन्हीं कीवर्ड्स को एक्सप्लेन कर कर करके 5 बड़े-बड़े पॉइंट्स बनाए गए। ये बात याद रखना, मैं बार-बार कहता हूँ, थोड़ी इंग्लिश, थोड़ा नॉलेज और थोड़ा कॉमन सेंस इज इक्वल टू चैंपियन, है ना, एक अच्छा स्टूडेंट बन रहे हो आप। सो पॉपुलेशन एक फैक्टर हो सकता है, द मोर द पॉपुलेशन द बिगर द मार्केट, या द लार्जर द पॉपुलेशन द लार्जर द मार्केट, है ना, उतने ज्यादा कंज्यूमर्स होंगे, है ना, पॉपुलेशन अच्छा है। ठीक है, पॉपुलेशन के अलावा अगर आप देखोगे कौन सा है, जैसा गौरंग ने भी कहा कि मार्केट है, मार्केट या पॉपुलेशन एक ही बात है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि मार्केट देखती है, पॉपुलेशन देखा जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है कि उस देश में जो लोग रहते हैं मानो एकदम गरीब है, मतलब वो मतलब ज्यादातर लोग उस देश की मोर देन 50% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL है। तो उस देश में एप्पल जैसा या मैकडोनल्ड जैसा लग्जरियस ब्रांड जाएगा ही नहीं। अरे वहां जब रोटी चावल खाने के लिए लोग तरस रहे हैं तो बर्गर कौन खाएगा, तुम्हारा लाख लाख रुपए का फोन कौन चलाएगा। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉपुलेशन, ठीक है। रितु, यस रितु, वी विल एंड द सेशन, बस 7:30, बस 4 मिनट और रुक जाओ, ठीक है, बस 4 मिनट और, ठीक है।
है ना। तो ये सारी चीजें जो है मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बहुत सारी चीजें करती हैं, ठीक है। आप इसको भी देखना, फैक्टर्स विच हैव हेल्प्ड इन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, है ना, ये सारी चीजें हो चुकी है। बस खत्म। चैप्टर के सार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करा दिए गए हैं। मैं जानता हूं हो सकता है आपके दिल में कहीं थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन हो, सर लास्ट के ये जो कुछ कॉन्सेप्ट से सर समझ में नहीं आ रहे थे, सर टाइम काफी हो गया था, या सर आपने उसको उतने बारीकी से एक्सप्लेन नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये सारे पॉइंट्स आपको दोबारा भी एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है ना। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाए जाएंगे। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है। चैप्टर पीडीएफ इस चैप्टर के लिए क्यों नहीं, आप कहो तो मैं आपको चैप्टर पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी चैप्टर पीडीएफ बनाया गया था, पर ये चैप्टर जैसे मैंने आपको बनाया ना, आप मुझ पर विश्वास मत करो, आप बस इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक लो और खोल करके देख लो अपने हिसाब से जो आपको सही लगे बेटा। आप देखोगे ना कि चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के लगा, फॉरेन ट्रेड, लिबरलाइजेशन, लगता है कि भाई पता नहीं कौन से भारी भारी शब्द डाल दिए, वो दैहिक दैविक भौतिक तापा, है ना, बहुत भारी भारी शब्द। तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े शब्द हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, ठीक है। और तो इसीलिए मैंने प्रेजेंटेशन से पढ़ा है कि चैप्टर पीडीएफ में मैं हाईलाइट तो करूंगा, बहुत मोटी परत है वो, ठीक है। लेकिन हाँ, चैप्टर पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। आप मुझे याद दिलाइएगा कि आपको चैप्टर पीडीएफ चाहिए, मैं आपको चैप्टर पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। मुझे ये भी याद है कि मैंने आपसे कहा था कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज का और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का चैप्टर पीडीएफ मिला है। आपको लग रहा होगा सर भूल गए, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, मैंने आपको कहा था लास्ट सेशन में कि मैं आपको एग्जाम बूस्टर में दूंगा, ठीक है। सो एग्जाम बूस्टर में आपको तो ऐसे भी एक्सेस है, आपको एग्जाम बूस्टर का कोर्स भी परचेज नहीं करना है, यू आर ऑलरेडी इन इट एंड इट विल बिगिन फ्रॉम टुमारो। तो कल आपको वो चीजें भी जरूर मिल जाएंगी, ठीक है। ये चैप्टर दोबारा रिवाइज जरूर कराया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस बेसिक चीजें में कंफ्यूज मत होना। फिर से कहता हूं, देखो हाथी बहुत बड़ा होता है, पर हाथी की पूंछ छोटी सी होती है, पूंछ पकड़ना सीखो। लिबरलाइजेशन यानी कि फ्रीडम की बात हो रही है, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, और अल्टीमेटली घूम फिर के ग्लोबलाइजेशन की ही बात होती है। फॉरेन कंपनी आती है तो कैसे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, फॉरेन कंपनी आती है जो डे टू डे लाइफ में क्या इंपैक्ट होता है, इन्हीं सब चीजों को, ठीक है, घुमा घुमा करके पूछा गया है, ठीक है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ये मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। एंड मैं हूं शुभम गुप्ता, आपके समय के लिए शुक्रिया।